हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की तारीख है 9 मई 2024। आज के करंट अफेयर क्वेश्चन और ललन टॉप प्रश्नों में आप सभी का स्वागत है। यह करंट अफेयर क्वेश्चन कुमार गौरव सर के करंट अफेयर से लिया गया है, जिसमें आप सभी को करंट अफेयर क्वेश्चन साथ में उसकी व्याख्या और ललन टॉप प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें कुछ नए करंट अफेयर क्वेश्चन हमने अपनी तरफ से जोड़ रखे हैं, जिससे आप सभी को 60 से 65 करंट अफेयर क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो हमारे साथ जुड़े रहें, अपनी तैयारी को बेहतर करें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। तो चलिए हम अपने 8 मई के दैनिक समसामयिक सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पद पर 6 साल के नए कार्यकाल के लिए किसने शपथ ली है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, व्लादिमीर पुतिन ने। व्लादिमीर पुतिन ने अभी हाल ही में राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है और ये 5वीं बार रूस के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इनका कार्यकाल जो है 6 वर्ष के लिए होगा, अर्थात ये 2030 तक रूस के राष्ट्रपति पद पर बने रहेंगे। तो अगर बात करें कि रूस के राष्ट्रपति पद पर सबसे ज़्यादा समय तक कौन राष्ट्रपति रहे हैं, तो स्टालिन रहे हैं। और दूसरे सबसे ज़्यादा समय तक राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो व्लादिमीर पुतिन बने हैं। ये हैं व्लादिमीर पुतिन, जो कि रूस के क्या हैं, राष्ट्रपति हैं। अगर बात करें कि रूस के विपक्षी नेता जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे, इनकी रहस्यमयी मौत हो जाती है। इनका नाम है अलेक्सी नावल्नी। ये जो है रूस के राष्ट्रपति पद के लिए विपक्षी नेता थे, लेकिन इनकी रहस्यमयी ढंग से मौत हो जाती है। और इनकी जो वाइफ हैं, इनको जो है जर्मन लोकतंत्र अवार्ड भी मिला है। ये भी आपको याद रख लेना है, ठीक है। अगर बात करते हैं विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो वह रूस है। रूस जो है यूरोप और एशिया महाद्वीप में फैला हुआ है। 1990 से पहले जो है रूस का क्या नाम हुआ करता था, USSR यानी सोवियत संघ रूस इसका नाम हुआ करता था। लेकिन 1990-91 के तहत जो है USSR का विघटन हो जाता है और तब इससे 1990 के बाद से USSR का नाम जो रूस हो जाता है। बोल्शेविक क्रांति या इसे कहें रूस की क्रांति कब होती है, तो 1917 में होती है। और रूस की क्रांति कौन करते हैं, तो लेनिन साहब करते हैं। रूस की जो है अगर राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी का नाम है मॉस्को। और यहाँ की करेंसी का क्या नाम है, तो इसकी करेंसी का नाम है रूबेल। पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये मैंने अपनी तरफ से जोड़ के रखा है। पनामा देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं, जोस राउल मुलिनो बने हैं। कौन बने हैं, जोस राउल मुलिनो बने हैं पनामा देश के नए राष्ट्रपति। हर साल 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 7 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो विश्व एथलेटिक्स दिवस मनाया जाता है। दूसरा प्रश्न हमारा है, हाल ही में भारतीय क्षेत्रों को दर्शाने वाला 100 रुपये का नया नोट जारी करने की घोषणा किसने की है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, नेपाल ने करी है। इसके बारे में अध्ययन करें तो नेपाल के PM कौन है, तो पुष्प कुमार दहल, जिन्हें प्रचंड भी कहते हैं। इनके यहाँ पे यानी नेपाल में जो है नया नोट जारी किया गया है 100 रुपये का। और इन 100 रुपये पे जो है भारत के 3 स्थानों को दिखाया गया है। तो कौन कौन से स्थान दिखाए गए हैं, कालापानी, लिपुलेख और लिम्पिथपुरा। तो ये 3 स्थान जो है नेपाल के 100 रुपये में दिखाए गए हैं। ये आपको याद रखना है। ये है नेपाल का 100 रुपये का नोट। ये तीनों स्थान जो मैंने बताया, ये तीनों स्थान नेपाल के इस क्षेत्र में यानी उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पड़ते हैं। तो ये नेपाल का नया 100 रुपये का नोट है, ठीक है। अगर बात करें ये तीनों स्थान किस राज्य में है, तो भारत के उत्तराखंड राज्य में है। पिथौरागढ़ जिले में कालापानी, लिपुलेख, ये दोनों स्थान कहाँ है, तो उत्तराखंड में है, याद रखेंगे। अगर बात करें नेपाल की राजधानी का नाम काठमांडू है। काठमांडू में ही सार्क कंट्रीज यानी कि दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पे है, तो यह काठमांडू में है। इसके बाद समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने वाला एशिया का पहला देश कौन बना है, तो वो भी बना है नेपाल। इसके बाद इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन का आयोजन पहली बार कहाँ किया गया है, तो ये भी नेपाल में किया गया है। और इंद्रधनुष पर्यटन सम्मेलन यह किसके लिए होता है, तो जो समलैंगिक लोग होते हैं उनके लिए होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो ये भी करंट अफेयर जो है इसके बारे में भी आगे अच्छी तरह से पढ़ने वाले हैं और बीच बीच में हम करंट अफेयर क्वेश्चन को रिवीजन भी करेंगे। तो भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स नासा के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं, तो इसके बारे में अभी हम अच्छी तरह से व्याख्या करेंगे, लेकिन एक सरसरी निगाह से देखते हैं। तो सुनीता विलियम्स नासा के किस मिशन के तहत अंतरिक्ष में उड़ान भरने जा रही हैं, तो स्टार लाइनर मिशन के तहत।
तीसरा प्रश्न है, हाल ही में दुनिया की पहली CNG मोटरसाइकिल लॉन्च करने की घोषणा किसने की है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, बजाज ऑटो के द्वारा। विश्व की पहली CNG मोटरसाइकिल यह लॉन्च कौन करेगा? तो बजाज ऑटो करेगा। यह मोटरसाइकिल जो है यह हाइब्रिड यानी CNG और पेट्रोल दोनों माध्यमों से चल सकता है। तो आप देखना चाहेंगे ये है बजाज की CNG मोटरसाइकिल। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं CNG, इसका फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। इसमें जो है मीथेन और मीथेन इसमें मिलाया जाता है। ठीक है, मीथेन का सूत्र होता है CH4 इसका सूत्र होता है। जबकि LPG का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें जो है प्रोपेन और ब्यूटेन का मिश्रण होता है LPG में, और LPG में इथाइल मरकैप्टन मिलाया जाता है, क्योंकि अगर इसका रिसाव हो तो इसकी गंध से पहचाना जा सके कि LPG का रिसाव हो रहा है। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीत लिया है? तो मियामी F1 ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने जीता है। चौथा प्रश्न है, भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स तीसरी बार किसके सहयोग से अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेंगी? तो किस कंपनी के द्वारा ये उड़ान भरने वाली हैं? तो बोइंग कंपनी के द्वारा ये अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली हैं। इसके बारे में अध्ययन करें तो सुनीता विलियम्स ये भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं। ये तीसरी बार अंतरिक्ष में जाएंगी और किस मिशन के तहत? तो मैंने पहले ही बता दिया था, स्टार लाइनर मिशन के तहत जाएंगी। रॉकेट का नाम क्या है? एटलेट रॉकेट है। कंपनी कौन सी है? तो कंपनी है बोइंग कंपनी, जो कि USA की है। तो सुनीता विलियम्स जो कि भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री हैं, ये तीसरी बार जो है अंतरिक्ष में जाने वाली हैं। अगर मिशन पूछे तो स्टार लाइनर मिशन है, रॉकेट पूछे तो एटलेट है, और कंपनी पूछे तो बोइंग कंपनी के द्वारा। ये है सुनीता विलियम्स। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें चांद पर जाने वाली पहली अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो क्रिस्टियाना कोच हैं। और ये किस मिशन के तहत जाएंगी चांद पर? तो ये आर्टेमिस मिशन के तहत जाएंगे। अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो अंतरिक्ष में जाने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री है यूरी गागरिन, और ये किस देश के हैं? तो ये रूस के हैं। अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाला पहला उपग्रह है स्पुतनिक फर्स्ट, और ये किस देश का है? तो ये भी रूस का है। किसने 36वीं बार ला लीगा 2024 का खिताब जीता है? तो 36वीं बार ला लीगा का खिताब किसने जीता है? तो रियल मैड्रिड ने जीता है। और ला लीगा कप किस खेल से संबंधित है? तो यह फुटबॉल का कप है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा पाँचवा, हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ईगा स्विएटेक ने जीता है। रियल मैड्रिड ओपन 2024 इसका आयोजन कहाँ किया गया था? तो फ्रांस में किया गया था। रियल मैड्रिड ओपन में पुरुष विजेता कौन बने हैं? तो एंड्री रूबलेव बने हैं, और ये कहाँ के हैं? तो ये रूस के हैं। ये हैं एंड्री रूबलेव। और अगर बात करें महिला वर्ग में किसने जीता है? तो महिला वर्ग में ईगा स्विएटेक जीती हैं, जो कि पोलैंड की हैं। और विश्व में पहले नंबर पर अगर बात करें टेनिस की पहली खिलाड़ी कौन है? तो ईगा स्विएटेक है। ये हैं ईगा स्विएटेक, और कहाँ की हैं? तो ये पोलैंड की हैं। तो महिला विजेता में कौन बनी है? तो ईगा स्विएटेक बनी है, जो कि पोलैंड की है। और अगर बात करें कि टेनिस में वर्ल्ड में सबसे फेमस वर्तमान में कौन प्लेयर बनी है? तो ईगा स्विएटेक बनी है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर नेक्स्ट बात करें तो WTA प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसने जीता है? तो ईगा स्विएटेक ने जीता है। थॉमस कप और उबेर कप की विजेता कौन बना है? तो यह चीन बना है। और चीन और इंडोनेशिया के बीच में थॉमस कप और उबेर कप का फाइनल मैच खेला गया था। तो विजेता कौन बन गया? चीन। और उप विजेता, इन दोनों कपों का उप विजेता कौन बना है? तो इंडोनेशिया बना है। विजेता चीन बना है। खो खो चैंपियनशिप विजेता कौन बना है? तो खो खो चैंपियनशिप का विजेता बना है महाराष्ट्र। और इसका आयोजन 9वें क्रम का आयोजन कहाँ पे किया गया था? तो न्यू दिल्ली में किया गया था। विजेता कौन बना? महाराष्ट्र बना है। अगर बात करें पुरुष वर्ग में और महिला वर्ग में, तो दोनों खो खो चैंपियनशिप कौन बना है? महाराष्ट्र बना है। लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे मिला है? तो लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है नोवाक जोकोविच को, जो कि सर्बिया देश के हैं। इसके बाद लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है एटाना बोनामाटी जी को मिला है।
बैलन डी ओर अवार्ड किसे मिला है? लियोनेल मैसी को मिला है और ये कहाँ के प्लेयर हैं? अर्जेंटीना के प्लेयर हैं। दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया है? तो दिल्ली विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग का 62वां स्थापना दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो छठा प्रश्न है हमारा, हाल ही में माइंड ग्रोव टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सिक्योर IoT है। इसके बारे में अध्ययन करें तो माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज़ ये कहाँ की कंपनी है? तो यह चेन्नई की कंपनी है और यह एक सेमीकंडक्टर चिप बनाने वाली स्टार्टअप है। ठीक है, तो माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज कहाँ की कंपनी है? यह चेन्नई की कंपनी है और यह किस प्रकार का अभी कंपनी बना है? तो यह एक स्टार्टअप है, यानी अभी इसने अपना कार्य शुरू ही किया है और यह क्या बनाता है? तो यह एक सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। अगर बात करें माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज ने अभी भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाली चिप लॉन्च करी है। ठीक है, और इस चिप का क्या नाम है? तो सिक्योर IoT इस चिप का नाम है, ये आपको याद रखना है। ये चिप है जो कि भारत की पहली वाणिज्यिक चिप है जिसका क्या नाम है? सिक्योर IoT है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो पहला स्वदेशी बम वर्षक मानवरहित विमान कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा FWD-200B और यह कितने रुपए में बना है? तो यह 25 करोड़ रुपए में बना है। स्मार्ट क्या है? तो स्मार्ट एक एंटी सबमरीन टारपीडो है। समर क्या है? तो समर जो है भारत की एयर डिफेंस सिस्टम है, यानी ADS है, या फिर कहे तो समर वायु रक्षा प्रणाली है। इसमें जो है समर में किस मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा? तो आकाश मिसाइल का प्रयोग किया जाएगा। समर जो है किस तरह के कार्य से सक्षम है? तो यह सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। समर जो है किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? DRDO के द्वारा लॉन्च किया गया है। वसारोध क्या है? तो वसारोध भी एक ADS है, यानी एयर डिफेंस सिस्टम है, जो कि बहुत कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम का क्या नाम है? तो आकाश तीर है। आकाश तीर को किसने लॉन्च किया है? तो DRDO ने इसे भी लॉन्च किया है। हाल ही में नेपाल देश के कितने रुपए के नोट पर भारत के 3 इलाकों को दर्शाया गया है? तो इसके बारे में पहले भी पढ़ लिए हैं, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100 रुपये के नोट पर। 7वां प्रश्न है, हाल ही में पुरातत्वविदों ने 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ करी है? तो विशाल प्रागैतिहासिक काल की बस्ती का खोज कहाँ किया गया है? तो सर्बिया में किया गया है, जो कि 7000 साल पुरानी बस्ती है। इसके बारे में अध्ययन करें तो 7000 साल पहले एक बस्ती की खोज अभी हुई है जो 7000 साल पुरानी है और यह कहाँ पर खोजी गई है? तो सर्बिया देश में खोजी गई है। यह बस्ती किस प्रकार की है, किस कालीन की है? तो प्रागैतिहासिक कालीन की बस्ती है जो कि सर्बिया में खोजी गई है, जो 7000 साल पहले की बस्ती है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास से पूर्व युग का काल जो है प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इसे पाषाण युगीन काल भी कहते हैं और इसमें जो है ना तो लिखावट मिलती है और ना ही लिपि मिलती है। ठीक है, जहाँ लिखावट मिलेगी वहाँ पे कोई ना कोई लिपि जरूर होगी। जब लिखावट नहीं मिली है तो लिपि भी नहीं मिली है। प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? इतिहास के पहले जो काल होता है जिसमें ना तो लिपि मिलती है ना लिखावट मिलती है, उसे प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। तो ये बस्ती कहाँ खोजी गई है? सर्बिया में, जो कितनी साल पुरानी है? तो 7000 साल पुरानी है। प्रागैतिहासिक काल के बारे में हमने देख लिया, जहाँ पे ना तो लिखावट मिलती है, मतलब राइटिंग मिलती है, और ना ही लिपि मिलती है। ठीक है, दोनों नहीं मिलती है। आद्य ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? हड़प्पा कालीन संस्कृति को आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, या तो इसे अक्षांश युगीन सभ्यता भी कहते हैं। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखावट तो मिलती है लेकिन इसे पढ़ा नहीं गया है। लिखावट मिलती है लेकिन इसकी लिपि जो है किस प्रकार की लिपि है, इसे पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नवपाषाण कालीन युग इतिहास के बारे में जो है उल्लेख किया जाए तो इसमें लिखावट भी मिलती है और इसके लिखावट को पढ़ा भी गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब होती है? तो 1861 में होती है। किसने करी है? तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किए हैं कनिंघम ने किया है। अगर वही बात करें सर्बिया का पुराना नाम क्या था? तो यूगोस्लाविया है। और सर्बिया किस महाद्वीप का देश है? तो यूरोप महाद्वीप का देश है। सर्बिया की राजधानी का क्या नाम है? बेलग्रेड है। बेलग्रेड में ही पहला गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक होती है। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन की पहली बैठक कहाँ होती है? सर्बिया बेलग्रेड में होती है। और यह बैठक कब होती है? तो 1961 में होती है। ठीक है,
नेक्स्ट हमारा है कि वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की 19वीं क्रम की बैठक कहाँ हुई है? तो युगांडा की राजधानी कंपाला में 19वें क्रम की बैठक हुई है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की। पृथ्वी के सबसे प्राचीन चुंबकीय क्षेत्र के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ग्रीनलैंड से प्राप्त हुए हैं। तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, या फिर कहें आइसलैंड कौन सा है? तो यह ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड पर अगर अधिकार की बात करें तो किस देश का अधिकार है? तो ग्रीनलैंड का है। तो इस पर राजनीतिक अधिकार ग्रीनलैंड पर किस देश का है? तो ग्रीनलैंड का है। जबकि जोग्राफिकल या फिर भौगोलिक दृष्टि से देखें तो ग्रीनलैंड जो है किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यह नॉर्थ अमेरिका के अंतर्गत आता है। लेकिन अधिकार किसका है? डेनमार्क का है। और डेनमार्क जो है किस महाद्वीप का देश है? तो यह यूरोप महाद्वीप का देश है। मणिपुर के इम्फाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? इसके बारे में अभी हम पूर्ण रूप से विस्तृत अध्ययन करने वाले हैं। सिर्फ ध्यान रखेंगे, मणिपुर के इम्फाल में कौन सी योजना शुरू की गई है? स्कूल ऑन व्हील्स योजना शुरू की गई है। 8वां प्रश्न देखें तो हाल ही में BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 7 मई को मनाया है। BRO यानी ब्रो ये हाय हेलो वाला ब्रो नहीं है, इसका फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है? तो BRO की स्थापना होती है 7 मई 1960 को BRO की स्थापना होती है। इस बार BRO ने अपना 65वां स्थापना दिवस कब मनाया है? तो 7 मई 2024 को मनाया है। BRO के वर्तमान हेड कौन है? तो रघु श्रीनिवासन जी हैं। BRO किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो यह रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। BRO का काम क्या है? तो सीमा के पास विकास करना, यानी कि भारत मैप जो भी भाई ये भारत मैप है मान लीजिए, तो सीमा के पास जो है, चाहे वो तटीय क्षेत्र हो व स्थलीय क्षेत्र हो, इस तटीय क्षेत्र या स्थलीय क्षेत्र के साइड में या के कहे सीमा पर जो है निर्माण या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर का कार्य कौन करता है? तो यह BRO के अंतर्गत यहाँ पे निर्माण वगैरह किया जाता है। जैसे किसी पुल का बनाना हो या फिर सुरंग बनाना हो, तो इस प्रकार के कार्य जो है सीमा के अंतर्गत कौन करता है? BRO करता है। ठीक है। BRO यानी सीमा सड़क संगठन, इसने अभी हाल ही में अपना कौन सा स्थापना वर्ष मनाया है? 65 नंबर का स्थापना वर्ष सेलिब्रेट किया है 7 मई को। ठीक है। इस बार इसने अपनी थीम क्या रखी है? तो इन द साइलेंस ऑफ आवर ग्रेट माउंटेन्स, यह इसकी थीम इस बार की रखी गई है। नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण संस्थाओं की स्थापना वर्ष देख लेते हैं। तो DRDO की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1958 को हुई थी। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। और इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुआ था। भारत घाना के बीच में जो है संयुक्त व्यापार समिति का चौथा सत्र कहाँ संपन्न हुआ है? तो अकरा में हुआ है। तो संयुक्त व्यापार समिति अभी हाल ही में किसके बीच संपन्न हुआ है? भारत और घाना के बीच में। किस क्रम का? तो चौथे क्रम का। वो कहाँ पे हुआ है? तो अकरा में हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न देखें तो 9वां प्रश्न है, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो मैंने पहले ही बता दिया था कि इस प्रश्न के बारे में भी हम पढ़ने वाले हैं। तो स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम कहाँ शुरू हुआ है? तो मणिपुर इम्फाल में शुरू हुआ है। इसके बारे में अध्ययन करें तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहाँ शुरू हुआ है? मणिपुर में शुरू हुआ है। और यह कार्यक्रम किसने शुरू किया है? तो मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके जी ने शुरू किया है। मणिपुर के CM कौन है? तो वर्तमान में N वीरेन सिंह मणिपुर के CM है। स्कूल ऑन व्हील्स कार्यक्रम के अंतर्गत एक बस है, जिसके अंतर्गत जो है इस बस में आपको लाइब्रेरी, कंप्यूटर और टीचर सभी मिलने वाले हैं। इसलिए स्कूल ऑन व्हील्स यानी पहियों पर स्कूल। तो इसे आप याद रखेंगे। एक बस है जिसमें लाइब्रेरी, स्कूल, कंप्यूटर, जो भी एक स्कूल में जो भी रिक्वायरमेंट होती है स्कूल के लिए, वो सभी जो है इस बस में पूरी की गई है। जैसे लाइब्रेरी रहेगा, कंप्यूटर रहेगा और इसमें जो है टीचर्स और बच्चे सब पढ़ने वाले हैं। तो स्कूल ऑन व्हील्स पहल कहाँ शुरू किया गया है? मणिपुर में शुरू किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, मणिपुर की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 1972 को हुआ था। मणिपुर की राजधानी का क्या नाम है? इम्फाल है। मणिपुर में एक झील है जिसका नाम है लोकटक झील। और यह झील जो है नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो यह लोकटक झील है। और यह जो है उत्तर पूर्व भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की भी झील है। अगर बात करें कि काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो यह मणिपुर में है। और यह एक विश्व का मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है। और यह किस नदी पर बना है या फिर किस झील पर बना है? तो यह लोकटक झील पर बना एक विश्व का मात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। भारत सरकार के किस मंत्रालय ने दुबई में आयोजित
अरेबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 में भाग लिया है? तो भारत के किस मंत्रालय ने दुबई में आयोजित अरेबियन ट्रैवलर मार्ट 2024 में भाग लिया है? तो पर्यटन मंत्रालय ने भाग लिया है। आखिरी प्रश्न देखते हैं। हाल ही में बेंटिलिप्स चंद्रायणी जिसका नामकरण चंद्रयान 3 मिशन के नाम पर किया गया है, इसका संबंध किससे है? तो बेंटिलिप्स चंद्रायणी एक प्रकार की प्रजाति है जिसको अभी हाल ही में खोजा गया है और इसका क्या नाम है? तो यह एक समुद्री टार्डीग्रेंड है। तो समुद्री टार्डीग्रेंड एक प्रकार का जीव है जिसकी अभी हाल ही में खोज हुई है, एक प्रजाति है जिसका भी हाल ही में खोज हुई है और इस प्रजाति का नाम जो है चंद्रयान 3 मिशन की सफलतापूर्वक चांद पर लैंडिंग के कारण इसका नाम जो है बेंटिलिप्स चंद्रायणी रख दिया गया है। इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करें तो बेंटिलिप्स चंद्रायणी इसकी खोज कहाँ हुई है? तमिलनाडु के अंतर्गत समुद्री सीमा में हुई है और इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है समुद्री टार्डीग्रेंड। ठीक है, तो बेंटिलिप्स चंद्रायणी एक प्रजाति है जिसका क्या नाम है? समुद्री टार्डीग्रेंड है और इसका नाम जो है क्या रख दिया गया है? बेंटिलिप्स चंद्रायणी। क्यों रखा गया? क्योंकि चंद्रयान 3 की जो है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए इसका नाम बेंटिलिप्स चंद्रायणी रख दिया गया है। टार्डीग्रेंड क्या है? तो टार्डीग्रेंड एक प्रकार का जलीय भालू है। ठीक है, आप अगर इसका फिगर देखना चाहते हैं तो मैं दिखा देता हूँ। ये है टार्डीग्रेंड जो कि इसका क्या नाम रख दिया गया है? चंद्रायणी रख दिया गया है। ठीक है, इतना आप याद रखें कि काम हो जाएगा। अगर बात करें कि चंद्रयान 3 को कब लॉन्च किया गया था, तो लॉन्च किया गया था 14 जुलाई को और यह चांद के साउथ पोल पर कब लैंड किया था? तो यह चांद के साउथ पोल पर लैंड किया था 23 अगस्त को। इसलिए हर साल जो है राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाएगा? तो अब से जो है हर साल जो है 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करें कि जिस स्थान पर चंद्रयान 3 लैंड किया था उस स्थान का क्या नाम रखा गया है? तो उस स्थान का नाम रखा गया है शिव शक्ति पॉइंट। यह है टार्डीग्रेंड जिसका क्या नाम रख दिया गया है? चंद्रायणी रख दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो जॉर्डन सशस्त्र बल प्रशिक्षण प्रतिमंडल ने पहली बार भारत की यात्रा की है। तो जॉर्डन सशस्त्र बल ने पहली बार भारत की यात्रा की है किस रूप में? प्रशिक्षण प्रतिमंडल के रूप में। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो यह मुंबई में हुई है। कर्मयोगी भारत के निदेशक मंडल की 12वीं बैठक कहाँ आयोजित हुई? तो मुंबई में हुई है। भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किसने किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा, इसका अनावरण किया है बेंगलुरु में, इसका अनावरण किया गया है। और किसने किया है? रक्षा एवं एरोस्पेस प्रौद्योगिकी फर्म ने किया है जिसका क्या नाम है? फ्लाइंग बेस डिफेंस इसका नाम है। तो फ्लाइंग बेस डिफेंस ने भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-200B का अनावरण किया है। कहाँ पर? बेंगलुरु में किया है। ठीक है, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमने अपने 10 करंट अफेयर क्वेश्चन और जो इस प्रकार का करंट अफेयर क्वेश्चन है इसको मैंने अपनी तरफ से जोड़ के रखा है ताकि वीडियो आप सभी के लिए और ही ज़्यादा उपयोगी हो सके। ठीक है, तो इस प्रकार के करंट अफेयर को मैंने जोड़ के रखा है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ स्टूडेंट वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी को प्यारा सा जय हिंद, जय भारत।